Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है और उसके बाद उनकी टर्मिनोलॉजी में क्या क्या हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो एक नॉर्मल तरीका होता है वो ये होता है कि इसमें ये इस तरह से आप ब्रैकेट बना देते हो और इस ब्रैकेट को एक नाम हम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जो होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर होता है। यहाँ पर ये भी इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर है। यहाँ पर मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये मैंने लिखा आयनाइजेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर है। अगर मान लीजिए कि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बाहर आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा और जब ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है तो फिर ये क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना। अगर ये आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, आप देखना जरा, इसके बाहर आयनाइजेशन स्फीयर है। आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से आप मोलर कंडक्टिविटी और बाकी इसकी कंडक्टिंग नेचर देखेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है ये भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आयनाइजेशन स्फीयर ये हो गया। अब इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा, चार्ज में अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो n प्लस चार्ज इसके ऊपर आया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा इसके ऊपर n माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर n प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर के ऊपर जो आएगा वो n माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है ये कैसा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आपने कहा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक जो होगा कंपाउंड हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहां पर ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन और ये न्यूट्रल है। हालांकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी दो तरह के होंगे, आगे हम क्लासिफिकेशन में उसकी बात करेंगे, बट पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जरा एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, हम अभी एक बार फिर से बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे एक बात ये बोली, मैंने कहा कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड होता है, 3 तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया K4 FeCN6। हम अगर इसको ब्रेक करें तो ये 4K प्लस में, देखिए पोटेशियम है तो 4K प्लस में आ जाएगा, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस आयरन ये FeCN6 पे टूट जाएगा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो भैया ये बाहर 4 प्लस था तो अंदर ये वाला पूरा कैसा होगा, 4 माइनस का, तो ये 4 माइनस का हो गया। मैंने कहा ये क्या है, तो तुमने कहा सर इसने आयन बनाया, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर है। मैंने कहा भैया ये क्या है, तो तुमने बोला सर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि यहां पर मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये बात समझ आई, ठीक। कैसा कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड जो होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हो जाएगा सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, यानी कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है क्या, ठीक।
तो इसका मतलब है सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का, यानी कि ये इस तरह से हो गया और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इतने। मैंने कहा भाई नंबर ऑफ आयंस आपको कितने मिल रहे हैं, तो 4 तो कैटायन मिल रहे हैं, 1 एनायन मिल रहा है, टोटल आपको 5 आयंस यहाँ पर मिल रहे हैं। चलो भाई एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया AgNH3 होल 4 सॉरी AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है ना। जब मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो अब आप देखो तो इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस Cl पे माइनस चार्ज। अच्छा भाई Cl पे माइनस चार्ज आता है तो इस वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो तुमने कहा सर -1 है तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा, तो यहां पर ये +1 आ गया। कैसा है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैसा है, कैटायनिक है, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये कैसा है, एनायनिक है, और एनायन कैसा है, सिंपल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन, तो जब कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो ये कैसा हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बात समझ आ रही, तो ये कैसा हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। इसके बाद न्यूट्रल में अगर मैं देखूं तो न्यूट्रल में 2 तरह के आते हैं। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और कर दूं कि मैंने आपको यहां पर क्लासिफिकेशन भी बता दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बेस पर मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो पहला तो आपका आ जाएगा, मैं अभी इसको थोड़ा सा और सही से लिखूंगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी हम इसकी बात कर लेंगे। न्यूट्रल में 2 तरह के होते हैं, एक तो ऐसा न्यूट्रल होता है जिसमें कि केवल एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, और दूसरा न्यूट्रल ऐसा होता है जिसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटायन एंड एनायन, या फिर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बात एक ही है, ठीक है ना। तो पहला मैंने अभी आपको बताया था कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा एंड सिंपल एनायन होगा, ठीक। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया CuNH3 होल 4 SO4, जरा इसको ब्रेक करो। तो जैसे आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके ये बनाएगा क्या, CuNH3 होल 4 और प्लस बनाएगा SO4। अब जरा SO4 पे चार्ज देखो तो कितना है, 2-, तो भाई इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2+, तो कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या हो गया, कैटायन हो गया, और सिंपल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है, तो मेरे पास ये कैसा बन जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकंड हम देखें तो मेरे पास है क्या, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स एनायन होगा एंड सिंपल कैटायन होगा। चलो भाई हम देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया K3FeCN6, वाटर में डिजॉल्व करो, वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये 3K प्लस में ब्रेक हो जाएगा, और प्लस FeCN6 कितना चार्ज आएगा, तो भाई प्लस के 3 हैं तो माइनस के भी कितने होंगे, 3, तो 3-। कैटायन कैसा है, सिंपल कैटायन है, और एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। थर्ड जो आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन,
एक्चुअल में ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल से देखते हैं तो समझ में आएगा कि भाई कैसे क्या हुआ। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने लिया PtNH3 होल 4 और लिया PtCl4। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला जो आता है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो है वो Pt2NH3 होल 4 और Cl4 है। ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। बात समझिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों यूनिट आपस में बॉन्डेड हैं और बॉन्डेड होके ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भाई कैटायन और एनायन होगा तभी तो ये जुड़ेगा। अगर ये कैटायनिक होगा, ये एनायनिक होगा, तभी तो ये बॉन्ड बनाएगा। अगर ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो उसका मतलब ये फॉर्मूला अलग रहेगा और ये वाला फॉर्मूला अलग रहेगा। तो फिर ये फॉर्मूला आपको नहीं मिल पाएगा उस कॉम्प्लेक्स का, पास में ना, क्योंकि PtCl4 अपना अलग हो गया और PtNH3 अपना अलग हो गया, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर भी नहीं था। बट जैसे इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर माइनस आया, तो ये दोनों जुड़ गए और फिर इन्होंने ये क्या कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब प्लस कितना आएगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये एक्चुअल में डिसाइड होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज से, और साथ में कि वो मेटल उस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है कि नहीं करता है। ये दोनों पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, जरा देख लेंगे। हालांकि ऑक्सीडेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का ये पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम कैटायन और एनायन बनेगा कैसे इस पे बात कर रहे हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या करना, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। एक्स कंसीडर कर लिया, +4, अमोनिया कितने 4 है। अच्छा, अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो अमोनिया के ऊपर सर हमने चार्ज 0 देखा, कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इक्वल टू इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, अभी कितना चार्ज दिख रहा है, 0। तो ये 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है भाई। अब चलो यार प्लेटिनम की चेक करो, तो प्लेटिनम की यहाँ पर क्या होगी, X+4। अच्छा, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हमने Cl पे -1 देखा है, ठीक है ना। तो -1 देखा है, तो ये -1 हो गया। इसके ऊपर कोई अभी चार्ज है क्या, नहीं है, तो ये कैसा है, 0। तो यानी X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो टोटल प्लेटिनम है उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। इस +4 चार्ज को तुमको इन दोनों में डिवाइड करना है, इन दोनों में डिवाइड करना है, बट ऐसे डिवाइड करना है कि वो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही हो उसमें। जैसे मान लो प्लेटिनम की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो भाई +2 एग्जिस्ट करती है और +4 एग्जिस्ट करती है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर या तो +2 आनी चाहिए या +4 आनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों की +2 या फिर दोनों की +4, इस तरह से आनी चाहिए। अब मैंने कहा भाई एक काम करते हैं कि अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि PtNH3 होल 4 इसके ऊपर में 2+ है और PtCl4 के ऊपर फिर कितना आ जाएगा, अगर ये प्लस वाला 2 होगा तो यहाँ पे 2- आ जाएगा, तभी तो भाई कैटायन और एनायन बनेंगे और तभी सेम चार्ज होगा तो जुड़ के ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आपने कहा सर ये हो जाएगा, मैंने भाई कैसे, तुमने कहा सर देखो X+4 × 0 = हो गया +2, तो X = +2 हो गया यहाँ पर। इसको देखो जरा, तो ये हो जाएगा X, ठीक है, और -4 = -2, X -2 = 0, ठीक है ना। और X = क्या आ गया, +2 आ गया। यानी यहाँ पर भी प्लेटिनम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर प्लस चार्ज और +2 चार्ज और -2 चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कहा मान लो मेरी इच्छा है कि मैं इसके ऊपर +1 कंसीडर करूं, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं इसके ऊपर +1 सोच रहा हूं कि मैं इसके +1 मानूं। तो जब अगर मैं इसको +1 मानता हूं तो फिर ये हो जाएगा क्या, -1। तुमने कहा सर ये नहीं होगा, मैंने भाई कैसे, तुमने कहा सर देखिए जरा कैलकुलेट करिए, तो X+4 × 0 यानी 0 = +1, यानी X = +1, यानी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1, ठीक है ना। यहां पर जरा देखो, तो ये हो जाएगा X -4 = -1, ठीक है ना। तो X -3 = 0, X = +3, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ना तो प्लेटिनम की +1 एग्जिस्ट करती है ना +3 एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चार्ज नहीं आएगा, +1 और -1 चार्ज नहीं आएगा, +2 आएगा और
-2 आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि +2 -2 आने की वजह से इसके ऊपर भी +2 आ गया और इसके ऊपर भी +2 आ गया। तो जो टोटल आपको +4 चार्ज मिला था दो प्लेटिनम के बीच में, वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो जो मैंने बात बताई कि भाई कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन में हम इस तरह से चार्ज को देखते हैं और तब हम इसको इमेजिन करते हैं कि भैया ये कैटायन है, ये एनायन है, और ये दोनों जब बॉन्ड बन गए, भाई ये कैटायनिक था, ये एनायनिक था, ये दोनों बन के ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा अगर जो आता है वो आता क्या, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आता है। इनमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पूरा का पूरा न्यूट्रल होगा, जैसे CONiCO4। अब CO क्या है, तो CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बट जब ये मेटल के साथ बॉन्डेड होता है तो फिर हम इसको एक नाम देते हैं कार्बोनाइल। तब हम इसको नाम देते हैं कार्बोनिल। CO ऐसे अकेला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन मेटल के साथ अगर है तो कार्बोनाइल कहेंगे। अच्छा, CO पे चार्ज क्या है, तो CO पे भाई हमने चार्ज 0 देखा है। अगर 0 देखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस Ni का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो X + 4 × 0 = 0, यानी X की वैल्यू 0 हो गई। यानी Ni पे चार्ज भी, Ni जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है और पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज भी 0 है। ठीक है ना। इसी तरह से एक और दूसरा कंपाउंड अगर हम सोचें तो जो है FeCO5। FeCO5 की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो वहां पर भी यहाँ पर भी आप देखो तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0, और पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज भी क्या है, 0 है। तो एक ऐसा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट कैटायन और एनायन के चार्ज के बेस पर देखें, या हम ये देखें कि भाई कॉम्प्लेक्स कैटायन बना रहा है कि एनायन बना रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 तरह के हो गए। पहला तो ये जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और सिंपल एनायन होगा। दूसरा जो होगा जिसपे कॉम्प्लेक्स एनायन और सिंपल कैटायन होगा। तीसरा वो होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। ये हमें चार्ज क्या आएगा वो हम एज्यूम करके बताएंगे। पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस हिसाब से करेंगे कि उस मेटल की वो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है ना। और फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की कि टर्म क्या क्या यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड, क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टर्मिनोलॉजी का हम यूज करते हैं और उसको कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला जो होता है वो आता है CMA और CMI। पहले मैंने बताया था क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। एटम कब कहोगे, जब वो न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा जो होगा CMI का मतलब सेंट्रल मेटल आयन। एक्चुअल में जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने मेटल लिया और उस मेटल के ऊपर A+ चार्ज था, ठीक है ना, और उसमें मैंने X लिगेंड जो थे, लिगेंड उसके पास में B- चार्ज था। ये लिगेंड आ गए। अब इन्होंने क्या किया, लिगेंड ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ये बन गया MlX बन गया। M जो था वो मेटल थे और X लिगेंड थे। अभी मैं एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर इससे नहीं समझ में आया, जनरल मेथड में आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। M मेटल था और X लिगेंड थे और इन्होंने क्या किया, MlX बना दिया ये कॉम्प्लेक्स। अब चार्ज कितना आएगा, तो देखो प्लस चार्ज कितना था, A+ था। प्लस चार्ज कितना था, A+। अच्छा, और माइनस चार्ज कितना था, माइनस चार्ज कितना था, XB। माइनस चार्ज कितना था, XB। तो A- XB अगर हम कर देंगे तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो भाई इस तरह से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लो कि आपके पास मेटल जो था वो Fe2+ था। मान लो कि मेटल क्या था, Fe2+ था, और लिगेंड आपने ले लिए कितने, 6 साइनाइडाइन। कितने लिगेंड ले लिए आपने, 6 साइनाइडाइन ले लिए। ठीक है, बन क्या गया, तो बन गया भैया, ये बन गया FeCN6।
बन क्या गया, ये बन गया FeCN6। अब मैंने कहा भाई ये चार्ज बताओ कितना, तो तुमने कहा कि सर देखो 2 तो प्लस था और 6 माइनस है, तो 2 माइनस 6, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो FeCN6 आएगा उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर Fe क्या है, तो Fe जो है आप देख रहे हो कि Fe के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। Fe जो है उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, CMI हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा। Fe जो है उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, तो सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, और तो ये क्या होगा, ये जो है आयन के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोल रहे हैं, आयन क्यों बोलते हैं, तो चलो जरा इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो जब तुमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो Fe+2 था, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 साइनाइड हैं, 6 साइनाइड लगे हुए हैं। तो जब 6 साइनाइड लगते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। जब भी 6 लिगेंड लगते हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। यानी कि 6 एटम अगर लगेंगे तो उस केस में ऑक्टाहेड्रल, मैं थोड़ा सा सही कर दूं, लिगेंड नहीं, 6 एटम अगर लगेंगे, 6 डोनर एटम होंगे, तो उस केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पर मैं 6 लिगेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लिगेंड के अभी टाइप पे हम लोग अलग अलग लिगेंड पढ़ेंगे, बट 6 डोनर एटम अगर होंगे तो उस केस में आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, या हम इसको एक नाम और भी देते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। हम इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल मिलती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये साइनाइड लग गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये साइनाइड लग गया, ये साइनाइड लग गया, ये साइनाइड लग गया, यहाँ पर ये साइनाइड लग गया, और यहाँ पर ये साइनाइड लग गया, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा इसने क्या किया, तुमने कहा सर इसने जो है वो लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल जो होगा उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, इसलिए वो कैसा है, लुईस एसिड है। अच्छा, लिगेंड क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मेटल जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन हो, एटम की भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, या आयन हो, वो क्या करता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, और इसके साथ ही साथ लिगेंड के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री भी बनाता है। कहाँ पर दिखेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दिखेगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो चलो अच्छा न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, NiCO4 ले लिया, NiCO4 लिया। तुमको समझ में आ रहा है कि CO जो होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, यानी Na के ऊपर भी चार्ज 0 आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये क्या करता है, कार्बोनिल से 4 कार्बोनिल इसके ऊपर इस तरह से लगे रहते हैं कि ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता कि टेट्राहेड्रल बनाता है, तो भाई मुझे नहीं पता है, मैंने भी पता किया है, यानी कि जो बताया गया है उस मेथड से, और आप भी अभी आगे पता कर लोगे कि ये टेट्राहेड्रल क्यों होता है, जैसे मैं बताऊंगा उससे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से बनाता है ज्योमेट्री, और ये जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। यहाँ पर ये भी जो है वो आप देख रहे हो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है ना। और किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। लिगेंड कैसे एक्ट कर रहे हैं, तो लिगेंड जो है वो लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया कि CMA और CMI किसको कहेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे लिगेंड की। तो लिगेंड जो है वो किसी भी हम स्पीसीज को कहते हैं, कोई भी एटम हो या फिर आयन हो, कंडीशन क्या है कि उसके पास में एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई भी एटम हो या आयन हो, कंडीशन ये है कि उसके पास कम से कम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, विच इट डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। बात समझिए, कम से कम इसके पास में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटम हो या फिर कैसा हो, आयन हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एटम है तो क्या है, किस में मिलेगा, आपको एटम भी मिल सकता है, मॉलिक्यूल भी मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटम होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड जो होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और ये जो होता है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक। कई सारे मेटल जो होता है वो कई सारे लिगेंड से
इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से मेटल जो होता है वो मोस्टली जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये के जो है वो लोन पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मोस्टली ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बता दी, अब हम थोड़ा सा टाइप की बात करेंगे और टाइप में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है क्या नहीं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ लिगेंड। लिगेंड के ऊपर चार्ज जो आता है उसके हिसाब से, तो समझ में आ रहा है भैया चार्ज जो होगा वो दो तरह का होता है। पहला जो आएगा वो क्या आएगा, कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड या हम इसको कहेंगे पॉजिटिव लिगेंड। समझ में आ रहा है क्या कि मेटल वो सॉरी जो एटम होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो लिगेटिंग एटम होगा, लिगेटिंग एटम का मतलब जो है डोनर एटम, मतलब लिगेंड में जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम लिगेटिंग एटम कहते हैं या फिर हम उसको डोनर एटम कहते हैं, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। रेयर केस में होते हैं, अनकॉमन होते हैं, रेयर केसेस रहते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो NO+, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, या फिर इसको हम नाम दूसरा भी देते हैं नाइट्रोसाइलियम, ठीक है ना। इसके अलावा Cl+ नाम हो जाएगा क्या, क्लोरोनियम। ठीक, तो पहला तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई कैसे होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। तो फिर दूसरा चार्ज कौन सा था, तो दूसरा भाई चार्ज नेगेटिव होता है, यानी कि ये एनायनिक लिगेंड्स होते हैं और नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। ठीक, मोस्ट कॉमन लिगेंड्स यही होते हैं, ज़्यादातर आपको यही लिगेंड्स मिलेंगे, ठीक है ना। क्या होगा कि जो लिगेटिंग एटम है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि Cl- है, क्लोरो है, फ्लोराइड है, ठीक है ना, सल्फाइड है, सल्फेट है, ठीक है ना, एसीटेट है। हालांकि लिगेंड जब बोलेंगे तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे, क्लोराइडो हो जाएगा, फ्लोराइडो हो जाएगा, सल्फाइडो हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा, ओ लग जाता है, लिगेंड के नाम में ओ लग जाता है। अभी हम नॉमेनक्लेचर में भी बात करेंगे, ठीक है ना। एसीटेटो हो जाएगा। तो ये सब के सब जो हैं वो कैसे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये एनायनिक लिगेंड है और ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को बियर करते हैं। इसके बाद सी जो है वो आ जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स जो है ये ऐसे होते हैं जहां पर जो लिगेटिंग एटम होता है उसके ऊपर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ये भी थोड़े से बहुत ही कम होते हैं, सम लिगेंड्स। CO कार्बोनाइल है, NO है, नाइट्रोसाइल है, H2O एक्वा है, NH3 अमीन है, फिर RNH2 प्राइमरी अमीन है, एल्काइल अमीन है, फिर R2NH, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो तो इस कार्बन जो होगा ये लोन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, डाई एल्काइल अमीन है और ट्राई एल्काइल अमीन, ठीक है ना। इसके अलावा अल्कोहल है, ठीक है ना, और आपका थायो अल्कोहल है। ये सारे जो हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है। कुछ और भी लिगेंड्स हैं जैसे पायरिडीन है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पायरिडीन वगैरह, तो ये सब जो हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको जो लिगेंड मिलेंगे वो एनायनिक मिलेंगे।
तो हमने क्या किया, पहला इसका क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ लिगेंड है। लिगेंड के चार्ज के बेस पे लिगेंड को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, तो भैया 3 टाइप हो सकते हैं, 2 चार्ज होते हैं और 1 न्यूट्रल। ठीक है, कैटाइनिक है, कैटाइन अगर है तो कैटाइनिक चार्ज, प्लस चार्ज है तो कैटाइनिक, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। बात समझ आई ना। ठीक, कैटाइनिक बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा एनायनिक होते हैं और न्यूट्रल उसके बीच में होते हैं। ठीक,